शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और बात कर लेते हैं रायसीना डायलॉग 2025 की। बेहद ही बड़ा कूटनीतिक सम्मेलन होने जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि होने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत का प्रमुख कूटनीतिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है और इसका विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है, काल चक्र, लोग, शांति और पृथ्वी, यानी कि पीपल, पीस एंड प्लैनेट। डायलॉग का 10वां संस्करण होना है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। ये डायलॉग का 10वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली से होने जा रही है, दिल्ली में होने जा रही है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। 17 से 19 मार्च तक ये सम्मेलन चलने वाला है। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र का ये प्रमुख सम्मेलन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इकट्ठा होकर उन चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा और साथ ही साथ हल निकालने की भी कोशिश करेगा। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं दिल्ली में। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं, क्रिस्टोफर लक्सन, इस डायलॉग के मुख्य अतिथि भी होंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। कार्यक्रम को संबोधित करेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और आपको बता दें कि 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन होने वाला है इस डायलॉग में, और ये 6 मुख्य विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़े हुए, उन चुनौतीपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए जिस पर अभी वैश्विक नज़र है। लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि रायसीना डायलॉग में शामिल होने जा रहे हैं। कम से कम 20 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे और विदेश मंत्रियों का दिल्ली में आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सैन्य कमांडर, उद्यमी, शिक्षाविदों की भी मौजूदगी रायसीना डायलॉग में दिखने वाली है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग 2025 की शुरुआत आज से होने वाली है, जिसका 10वां संस्करण ही कहा जा रहा है। आज से 19 मार्च तक रायसीना डायलॉग 2025 चलेगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है, काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। तो नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग की शुरुआत होगी, जिसका 10वां संस्करण ये कहा जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई विदेश मंत्री भी हिस्सा लेने वाले हैं और उसके लिए विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के नई दिल्ली पहुंचने का क्रम भी जारी है। एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एंड्रिक ए मनालो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। तो ऐसे में रायसीना डायलॉग 2025 में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री पहुंचना शुरू हो चुके हैं। फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के कई मंत्री भी देश के दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो आज से रायसीना डायलॉग 2025 की आगाज होने वाला है और 19 मार्च तक ये नई दिल्ली में चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लक्सन के दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना और आपसी जनसंपर्क को बढ़ावा देना है। न्यूजीलैंड के पीएम 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री लक्सन की ये यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री लक्सन रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए भारत यात्रा पर आए हैं। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों और वैश्विक घटनाक्रम पर भी दोनों देश चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की ये पहली भारत यात्रा है।
आइए आप ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं कि भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों में किस तरीके से प्रगाढ़ता देखने को मिली है बीते वर्षों में। 1952 की बात करें तो राजनयिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुए। इसके बाद साल 2024 में 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ है। अगस्त 2024 में सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच, और साथ ही सितंबर 2024 में ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड से ऊन, लोहा, इस्पात, फल, मेवे और एल्यूमिनियम का आयात होता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत से न्यूजीलैंड में फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, कपड़ा, मोती, कीमती पत्थर और धातुओं का निर्यात होता है। तो दोनों देशों के बीच बेहद ही प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समग्र मैत्रीपूर्ण संबंधों के अनुरूप है, यानी कि रक्षा क्षेत्र में भी दोनों के रिश्ते बेहद ही मजबूत हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल है न्यूजीलैंड, और आपको बता दें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें न्यूजीलैंड देश शामिल है। न्यूजीलैंड में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी है, और लक्सन ने भी अपने बयान में कहा है कि भारत में की जो स्किल्ड लेबर है वो न्यूजीलैंड में काम कर रही है। वर्तमान में न्यूजीलैंड में लगभग 8000 भारतीय छात्र हैं, और न्यूजीलैंड में हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्ते को आज नया आयाम मिलने वाला है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री एलेक्स लक्सन जो हैं वो भारत की यात्रा पर हैं, और साथ ही साथ रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर लक्सन संबोधित भी करने वाले हैं। हमारे संवाददाता इस समय अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे रायसीना डायलॉग के बारे में। रायसीना डायलॉग बेहद ही महत्वपूर्ण मंच है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विदेश मंत्री और विदेश सचिव इकट्ठा हो रहे हैं और चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। 6 मुख्य विषय पूरे सम्मेलन के लिए रखे गए हैं। क्या वो 6 विषय हैं जिन पर आज विचार मंथन किया जा सकता है, और इसके बाद देश आपसी मिलकर भी कुछ हल निकालना चाहेंगे? देखिए, जिस समय रायसीना डायलॉग इस साल हो रहा है उस समय आप देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वह एक तरह से कह सकते हैं कि समाधान की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि समाधान में शामिल हो और समाधान का नेतृत्व करे। दूसरी तरफ यूरोपीय जो देश है, यूरोपीय देश अपनी कुछ खास शर्तें, कुछ खास चीजें डाल रहे हैं। तो ऐसे में जो रायसीना डायलॉग है, उस रायसीना डायलॉग में जब 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, खास करके वो रणनीतिक समुदाय के लोग होते हैं, मंत्री तो होते ही हैं, तो एक बहुत ही बड़ा विचार मंथन का अवसर होता है जिसमें कि रणनीति से लेकर ट्रेड से लेकर जो ऐसे संबंध है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मसले हैं, जो व्यापार के मसले हैं, इन सारी चीजों पे बातें होती है। और इन सारी चीजों पे बातों में एक ऐसा समझ सकते हैं कि भारत एक ऐसा मॉडरेटर के रूप में उभरता है जो कि दुनिया में शांति की कामना करने वाले देश के रूप में अपने को स्थापित करता है। तो इस मामले में रायसीना डायलॉग बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हमारा बनता है। जैसे आपको याद होगा कि सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग होता है। सांग्रीला डायलॉग के माध्यम से पूरी दुनिया में एक सिंगापुर की खास स्थिति का भी महत्व स्थापित होता है। उसके अलावा दुनिया के देशों के जो लोग आते हैं, जो नेता आते हैं, उनकी बातें जो है वो काफी महत्वपूर्ण बातें जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांग्रीला डायलॉग में जब संबोधित किया था तो भारत की पूरी रणनीति सामने रखी थी और उसके थ्रू पूरे दुनिया में एक संदेश गया था कि भारत की विदेश नीति, भारत दुनिया में अपने आप को कहां स्थापित करता है। तो उसी के पैरेलल कह सकते हैं कि उससे और ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति रायसीना डायलॉग की लगातार बनती जा रही है, और उसमें जो विषय होते हैं वो विषय बहुत ही प्रासंगिक होते हैं। हर साल ये डायलॉग होता है और उस प्रासंगिक विषयों से जो निचोड़ निकलता है, निश्चित तौर पे दुनिया के लोगों के अंदर एक संदेश जाता है कि ये जो पूरी दुनिया है किस तरीके से लगातार बदल रही है, और जो काल चक्र का नाम दिया गया है, मतलब एक ऐसा समय में किस तरीके का बदलाव आ रहा है, किस तरीके से दुनिया बदल रही है और किस तरीके से भारत
और पूरी दुनिया को अपने आप में इस तरह से एक समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि जो है, जो व्यापार की जरूरतें हैं, जो विकास की जरूरतें हैं, खास करके ग्लोबल साउथ की, वो भी पूरी हो, और जो विकसित देशों में जो तकनीक है वह भी ग्लोबल साउथ के देशों को मिले। तो यह एक पूरा रायसीना डायलॉग का जो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अलावा और कई संगठन उसमें सहयोग करते हैं, ये जो होता है वो निश्चित तौर पे बहुत ही महत्व का, और पूरी दुनिया इसका इंतजार करती है। भारत का रणनीतिक समुदाय भी इसका इंतजार करता है, और सारे जो मंत्रालय है वह भी इस पर नजर लगाए रहते हैं कि किस तरह से संदेश आ रहा है, क्योंकि इस तरह की गैदरिंग का अखिलेश, इसके साथ साथ ताइवान भी पहली बार इस रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने जा रहा है। दोनों देशों के बीच एक नया आयाम यहाँ भी दिखता हुआ नजर आएगा रायसीना डायलॉग में, जिस तरीके से ताइवान की एंट्री हो रही है। निश्चित तौर पे ताइवान एक बहुत बड़ी जो है वो तकनीकी ताकत है दुनिया में। देश छोटा है, उसका कह सकते हैं कि अभी भी उसको पूरी तरह से देश का दर्जा नहीं है, चीन का ही अंग माना जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी तकनीकी ताकत है ताइवान। और उस ताइवान से हमारे ट्रेड रिलेशंस है, हमारा ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ताइवान में बनता है, ताइवान का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में भारत में रहता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ताइवान का प्रतिनिधित्व एक संदेश है दुनिया के लिए भी कि हम ताइवान को महत्व देते हैं, भले ही उसकी राजनीतिक स्थिति जैसी भी हो, लेकिन ताइवान की जो ताकत है, ताइवान के अंदर जो क्षमता है, और ताइवान के अंदर जो ग्लोबल साउथ को देने में भी जो सहायता मिल सकती है, उससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को। और एक तरीके से कहें कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी राजनीतिक स्थिति भले ही थोड़ी सी क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उनका लाभ उठाया जाना चाहिए, उनको जोड़ा जाना चाहिए, उनको मुख्य धारा के साथ संयोजित करना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है भारत की तरफ से, ताइवान को बुलाया है, उनकी बातें को सुनने का हमको मिलेगा, उनकी जो खास परिस्थितियां हैं वह मिलेगा, और उनको जो एक ऑटोनॉमी मिली है, उनको बराबर लगता है कि उनको ऑटोनॉमी पर खतरा है, तो उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। अखिलेश, इसके साथ साथ भारत न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस समय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात हुई है, पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया आयाम मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होने वाली। ऐसे में एफटीए को लेकर एक बड़ी बात हो रही है, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। बीच में जरूर दोनों देशों के बीच एक ब्रेक जरूर लग गया था, लेकिन फिर से इसको एक नया आयाम और एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर एफटीए समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं तो दोनों देशों के बीच किस तरीके से विन विन सिचुएशन होगी? देखिए, कह सकते हैं कि एफटीए का जो पूरा मामला था, जो एफटीए की जहां भी हमारी बातचीत चल रही थी, उसमें कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही, तो उसमें व्यवधान भी आ रहे थे। अभी की स्थिति में हो क्या रहा है कि सभी देश चाहते हैं कि एक बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत बनाए। एक अम्ब्रेला रिलेशनशिप होते हैं, अमेरिका केंद्रित अर्थव्यवस्था कई बार अभी तक थी, अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उस अमेरिका केंद्रित अर्थव्यवस्था की तरफ से भी एक चुनौती मिल रही है। इसलिए सभी देश चाह रहे हैं कि बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत करें, और इसीलिए 10 साल के बाद एफटीए को रिलॉन्च किया जा रहा है, एफटीए पर बातचीत चल रही है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। दूसरी बात यह है कि देखिए, न्यूजीलैंड जो है वो वेस्टर्न हिंद प्रशांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और उसके चलते हमारी जो रणनीतिक जो उससे संबंध है और रणनीतिक लाभ उससे बहुत हमें मिलने वाला है, क्योंकि भारत क्वाड के माध्यम से, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलकर क्वाड के माध्यम से जो एक इंडो पैसिफिक में जो शक्ति संतुलन की बात है, जो छोटे छोटे जो पैसिफिक कंट्री हैं उनको मदद देने की बात है संकट के समय, वो किसी के उनकी जो संप्रभुता खतरे में न पड़ जाए कर्ज लेने की वजह से किसी खास देश से, ये सारी चीजों का आकलन करने के बाद जो इंडो पैसिफिक की सक्रियता है उसमें न्यूजीलैंड भाग लेना चाहता है, शरीक होना चाहता है। न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का भी पार्ट है। तो इस रूप में क्या है कि न्यूजीलैंड की रणनीतिक की स्थिति जो है वो भौगोलिक रूप से और उसके बाद राजनीतिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री का आना भारत, पहली बार चुनाव के बाद पहली बार आए हैं भारत, तो निश्चित तौर पे एक जो है कि रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिक पुट मिलता है। अधिकारियों के बीच तो वार्ता होती रहती है, लेकिन जब दोनों नेता मिलते हैं तो दोनों नेता अपने बीच के जो एक दूसरे की समझदारी होती है, जो अधिकारियों की तरफ से अड़चने आती हैं, उन अड़चनों को दूर करने में जब शीर्ष नेता मिलते हैं तो बहुत सहूलियत होती है।
तो इस रूप में यात्रा जो है वो इंडो पैसिफिक के लिए, पूरी दुनिया के जो अभी रणनीतिक स्थिति है उसमें, और व्यापार में जो असंतुलन स्थापित हो रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। बिल्कुल अखिलेश, इसके साथ साथ अगर एक छोटा सवाल पूछना चाहें, न्यूजीलैंड में 8,000 छात्र भारतीय पढ़ रहे हैं, भारतीय समुदाय एक बड़ा है। लक्सन ने भी अपने बयान में कहा है कि स्किल्ड वर्कफोर्स भारत की न्यूजीलैंड में इस समय काम कर रही है। अगर रक्षा क्षेत्र के लिहाज से भी देखा जाए तो दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। ऐसे में भारत न्यूजीलैंड के बीच जो वार्ता होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो किस तरीके से एक नया आयाम, एक नया रूप और दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाती हुई नजर आएगी? हाँ, देखिए, जो भारत के जो युवा समुदाय है वो पूरी दुनिया में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, स्किल ग्रहण करना चाहते हैं और नई नई तकनीक को सीखना चाहते हैं। एक असंतुलन की स्थिति हो रही है कुछ देशों की तरफ से, तो एक स्वाभाविक तौर पे जो ऐसे देश हैं जो कि भारत के छात्रों को, भारत के युवाओं को न सिर्फ शिक्षा दे पाएंगे बल्कि रोजगार के अवसर भी वहां उपलब्ध हो पाएंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण भारत का एक रहा है एजेंडा, जो पूरी दुनिया के सभी जो विकसित देशों से बात होती है तो उसमें एक रहता है। और जहां तक कि इस पर ध्यान देने की बात है तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट हम दुनिया के सभी ऐसे देशों के साथ कर रहे हैं जहां से हमारे छात्र जा सकते हैं, नौजवान जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से कहें कि न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों की जाने की स्थिति है, काफी है। बिल्कुल, तो नए आयाम मिलने वाले हैं, दोस्ती का नया दौर शुरू होने वाला है। अखिलेश, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखना होगा कि किन अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और हस्ताक्षर होते हैं किन एमओयूज पे। साथ ही साथ रायसीना डायलॉग 2025 भी बेहद ही महत्वपूर्ण मंच है वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का, मंथन करने का। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की।